नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज है डेट 6 अक्टूबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट खबर हैं हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। और ये कथन है मुंशी प्रेमचंद का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार का मतलब है खुद को बहुत बड़ा समझना। जब इंसान में अहंकार बढ़ता है तो वो अपनी गलतियां नहीं स्वीकार करता और दूसरों को नजरअंदाज करता है। इससे उसके जीवन में कई परेशानियां आती हैं। इसलिए इंसान को अहंकार छोड़कर विनम्र और समझदार बनना चाहिए ताकि जीवन खुशहाल हो सके। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत वार्षिक कुल परिव्यय कितना निर्धारित है? ऑप्शंस थे ए 12,000 करोड़ रुपए, बी 24,000 करोड़ रुपए, सी 36,000 करोड़ रुपए या डी 48,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 24,000 करोड़ रुपए। इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं जहां हमने इसे विस्तार से डिस्कस करा था। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, गवर्नमेंट डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग डेडली कफ सिरप हेल्ड इन एमपी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये न्यूज काफी चर्चा में बनी है। तो ये न्यूज क्या है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मिलावटी कफ सिरप यानी कोल्ड ड्रिंक पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये सिरप जो है वो तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित किया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की खतरनाक मिलावट पाई गई और ये मिलावट कुल 46 से 48% की थी। आपको बता दें कि ये जो पदार्थ है, ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफी विषैला होता है। विशेष रूप से बच्चों में गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। इसके साथ ही जांच में ये भी पता चला कि ये जो कफ सिरप है वो राज्य के सरकारी डॉक्टर हैं, वो अपने निजी क्लिनिक यानी प्राइवेट क्लिनिक में बच्चों को ये मेडिसिन सजेस्ट कर रहे थे और सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबन और गिरफ्तारी कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 276 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 27A के तहत FIR दर्ज की है। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने मामले की गहन जांच के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है। हालांकि सरकार ने मृत बच्चों के परिजनों को प्रति परिवार 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ये जो मामला है वो भारत में दवा गुणवत्ता नियंत्रण और स्वास्थ्य निगरानी तंत्र की कमजोरियों को काफी हद तक उजागर करता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपीएससी में अपीयर होते हैं। तो न्यूज़ क्या है, यूपीएससी चेंजेस स्टैंड्स एग्रीज टू पब्लिश CSE प्रोविजनल आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। यह निर्णय जो है वो यूपीएससी की पारदर्शिता बढ़ाने और उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने की दिशा में उठाया गया है। लेकिन अब एक बार इस मामले की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो दरअसल सरोज त्रिपाठी और राजीव दुबे के माध्यम से एक याचिका दायर की गई, जिसमें यूपीएससी की पुरानी प्रथा को चुनौती दी गई थी। आपको पता होगा कि पहले आयोग जो है वो पूरी परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू खत्म होने के बाद आंसर की और कट ऑफ जारी करता था। इससे क्या होता था कि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि जो भी एग्जाम में अपीयर होते हैं और जो भी असफल होते हैं उन्हें 1 साल बाद उनका रिजल्ट और कट ऑफ वगैरह मिलता है, जिससे उन्हें अपनी गलती नहीं समझ आती कि उन्हें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। तो कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को न्याय मित्र और अधिवक्ता प्रांजल किशोर को सहायक नियुक्त किया और न्याय मित्र ने सुझाव दिया था कि परीक्षा के 1 दिन बाद जो है कि प्रोविजनल आंसर की प्रकाशित की जाए। अब आयोग ने क्या निर्णय दिया, एक बार उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो इतना तो हमने समझ लिया कि अब जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद आंसर की जारी करेगा और इसमें यह भी शामिल किया गया कि परीक्षा में शामिल हुए जो भी उम्मीदवार हैं उनसे आपत्तियां या सुझाव भी यूपीएससी मांगेगा। अगर किसी उत्तर पर आपत्ति किसी उम्मीदवार द्वारा जताई जाती है
तो उसके साथ उसे 3 भरोसेमंद और प्रामाणिक स्रोत देने होंगे, जिसमें कि आपका एनसीईआरटी होगा, सरकारी रिपोर्ट या स्टैंडर्ड बुक शामिल होंगे। अगर जो भी उम्मीदवार आपत्ति जताता है और उसके साथ ये सारे स्रोत नहीं देता है, ये सारे सोर्स नहीं देता है, तो उसकी आपत्ति जो है बिना देखे ही खारिज कर दी जाएगी। अब इन आपत्तियों और उनके प्रमाण को यूपीएससी के विशेषज्ञ की एक टीम देखेगी। वो गहराई से जांच पड़ताल करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन सा उत्तर सही है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आंसर की में भी सुधार की जाएगी। और फिर इसी जांची गई आंसर की के आधार पर ही परीक्षा का जो परिणाम है वो तैयार किया जाएगा। मतलब कि उम्मीदवार को जल्दी और पारदर्शी तरीके से अपने उत्तर और आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलेगा और परीक्षा परिणाम पूरी तरह निष्पक्षता के साथ घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह से ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। न्यूज़ है 23 किल्ड इन टोरेंशियल रेन इन बंगाल। इन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से बड़ा हादसा देखने को मिला है, और कहा जा रहा है कि एक दशक का सबसे भीषण भूस्खलन है, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत, कई घायल और सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो जलपाईगुड़ी जिले के सरसली, जसबीर गांव, मिरिक बस्ती, धार गांव, मिरिक झील क्षेत्र और नागरा काटा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही साथ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में संचार और सड़क नेटवर्क बाधित हो गया है। साथ ही साथ राहत कार्यों में भी कठिनाई देखने को मिल रही है। हालांकि इन सब के पीछे लगातार वर्षा और ढलानों की अस्थिरता को मुख्य कारण बताया गया है। अब बात कर लेते हैं राहत एवं बचाव कार्य की। तो एनडीआरएफ और राज्य प्रशासन के संयुक्त राहत अभियान जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर व नावों की मदद से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक भवनों को राहत शिविरों में बदला गया है। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि अब तक का सबसे भीषण भूस्खलन है, तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये भूस्खलन होता क्या है। तो दरअसल ये जो है वो आपकी एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना, जिसमें कि पहाड़ी या ढलान से, मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, जिसमें पहाड़ या ढलानों से मिट्टी, चट्टान या मलबा जो है वो अचानक नीचे गिरता है, और ये ज़मीन का तेज़ और बड़ा खिसकाव होता है जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब पहाड़ की मिट्टी या पत्थर बहुत ज़्यादा भारी हो जाए या उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो वो अपने स्थान से हिलकर नीचे खिसक जाते हैं। मान लीजिए कि तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर जो चट्टान है वो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और ये नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। और ये होता क्यों है? तो सबसे पहला भारी बारिश, यानी बारिश से मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि वो नीचे की तरफ जो है कि वो फिसलने लगते हैं। दूसरा है भूकंप, यानी कि ज़मीन के हिलने से चट्टान और मिट्टी अस्थिर हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो है मानव गतिविधियाँ भी इसमें जिम्मेदार हैं, जैसे कि पेड़ काटना, घर मार्ग बनाना, जो धरती को कमज़ोर करता है। तो ये हमने समझ लिया भूस्खलन क्या होता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है ब्रिटिश एंड इंडियन वॉरशिप बिगिन 4-day मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इन इंडियन ओशियन, यानी कि अभ्यास कोंकण 2025 के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो ब्रिटेन के विमानवाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स यानी CSG ने भारतीय नौसेना के साथ पश्चिमी हिंद महासागर में 4 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास यानी कोंकण शुरू किया है। अब आपको बता दें कि अभ्यास कोंकण जो है वो पहली बार 2004 में आयोजित हुआ था, और तब से यह द्विवार्षिक अभ्यास रहा है। मतलब कि ये हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और ये पहली बार है जब दोनों देशों की करियर स्ट्राइक ग्रुप्स यानी कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और INS विक्रांत एक साथ अभ्यास में शामिल हुए हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की संयुक्त समुद्री और वायु क्षमताओं को बढ़ाना है। और इस अभ्यास के बाद ब्रिटिश युद्धपोत मुंबई और गोवा की बंदरगाह पर रुकेंगे, जिससे रक्षा संबंधों में मजबूती आएगी। और इसके साथ ही ब्रिटिश व्यापार और उद्योग तथा ब्रिटेन और भारत के बीच लोगों और संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। और जब एक बार बंदरगाह यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद UK CSG भारतीय वायुसेना के साथ हवाई रक्षा अभ्यास भी करेगा, जिससे दोनों सेनाओं को रणनीति का परीक्षण करने और अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या है? अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का ऐतिहासिक शुभारंभ, यानी कि 6 अक्टूबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का ऐतिहासिक शुभारंभ होगा, यानी कि आज इसका शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो स्थान हमने डिस्कस कर लिया। स्थान कौन सा? नामचिक नामफुक, अरुणाचल प्रदेश। परियोजना का स्वरूप की बात करें तो यह पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है,
और ये जो खदान है इससे राज्य के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व और युवाओं के लिए जो है कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, यानी कि पैदा होंगे। और इस उपलब्धि के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत की कोयला यात्रा में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और इसने पिछले वर्ष रिकॉर्ड 1 बिलियन टन उत्पादन के स्तर को पार किया है। वहीं पिछले 11 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में आवंटन जो है वो 2014 से पहले 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2014 के बाद जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी कि इसमें 16 गुना वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही 16,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 80,000 किलोमीटर जो है कि ग्रामीण सड़क, 19 हवाई अड्डे, सेला सुरंग, भूपेन हजारिका पुल के जरिए भी कनेक्टिविटी के मामले में क्रांति आई है। रेल निवेश जो है वो 5 गुना बढ़ गया है और कुल 77,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी है। इसके साथ ही इस खदान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, जिसके तहत मजदूरों के लिए 1 करोड़ रुपए दुर्घटना कवर होगा, 2 करोड़ रुपए हवाई दुर्घटना कवर है। ठेका मजदूरों के लिए पहली बार बीमा योजना बनाई गई है और घातक दुर्घटना पर 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके साथ ही साथ सम्मान एवं एकता का संचार करने के लिए एक समान ड्रेस कोड योजना भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसे हमने एक एक करके विस्तार से समझ लिया। और इसी के साथ अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, भारत और यूके के बीच नौसैनिक अभ्यास कोंकण पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1999, 2001, 2004 और 2006। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।